अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुचि और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। गेहूं की कटाई के बाद गन्ने की बुवाई के समय सावधानियां। गुणवत्ता युक्त बीज प्राप्त करने के लिए रबी फसलों की कटाई और बाद के प्रबंधन। नींबू के बागों से अधिक फलन लेने के लिए किए जाने वाले जरूरी कार्य। गन्ने की खेती प्रदेश में बड़े क्षेत्रफल पर की जाती है, जिसकी बुवाई मुख्य रूप से सितंबर, अक्टूबर और फरवरी या फिर मार्च में की जाती है, जो कि गन्ने की बढ़वार के लिए उचित समय है। लेकिन जो किसान गेहूं की कटाई करके इस समय गन्ने की बुवाई करना चाहते हैं, वे गन्ना की बुवाई के समय तकनीकी बातों का अवश्य ध्यान रखें, जिस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सेवरही कुशीनगर के विषय विशेषज्ञ त्रिलोकीनाथ। किसान भाइयों, जैसा कि उत्तर प्रदेश हमारा प्रदेश ऐसा है कि जहां पर देवरिया एवं कुशीनगर जिला है, इस जिले में गन्ने का बहुत ही बड़ा क्षेत्रफल है। यहाँ पर चीनी मिलें पहले 14 हुआ करती थी। जब से कुशीनगर जनपद देवरिया से अलग हुआ है, कुशीनगर जनपद में चीनी के लिए चीनी मिलों की संख्या सबसे अधिक है, जबकि यहाँ का क्षेत्रफल बहुत ही कम है। तो किसान भाइयों, गन्ने की खेती सामान्यतः हमारे जिले में 2 ऋतुओं में की जाती है। पहले हम गर्मी में गन्ने की बुआई करते हैं, दूसरी हम ठंडी ऋतु में गन्ने की बुआई करते हैं। गर्मी में गन्ने की बुआई हम लोग फरवरी, मार्च, अप्रैल तक करते हैं। वहीं पर ठंडी ऋतु में हम बुआई अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक करते हैं। जो मुख्य प्रजातियां हैं हमारी, जो अगेती जल्दी पक के तैयार हो जाती हैं, 8-9 महीने में कटाई योग्य हो जाती हैं, उसमें है हमारी CO 238, CO 233। उसके साथ साथ मिड लेट में हमारी प्रजाति है कोसे 1434, कोसे 96-436। कोसे 96-436 जो प्रजाति है, इसको हम जलपरी के नाम से भी जानते हैं। जलमग्न क्षेत्रों में भी ये लगाई जाती है। उसके साथ साथ COLK 94-184 जलमग्न क्षेत्रों के लिए है, जो मिड लेट से पक के तैयार होती है, जहां पर पानी से गन्ना डूब जाता है, फिर भी गन्ने का उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है। ऊपर वाले क्षेत्रों में जो अल्ली प्रजातियां हैं, जो कि जल्दी पक के तैयार होती हैं, उसको लगाना चाहिए। जो हमने जो चर्चा किया CO 238, जिसमें चीनी की मात्रा बहुत ही अच्छी होती है, उत्पादन भी अच्छा होता है। किसान भाइयों, गन्ने की बीज दर 50 से 70-80 कुंटल प्रति हेक्टेयर लगता है, जिसमें 35,000 से 40,000 के होती हैं। एक टुकड़े की साइज लगभग 1 फीट की होती है। गन्ने को काटने के बाद बीज का शोधन करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि गन्ने में कीट एवं रोग का प्रकोप होता है। सबसे पहला मुख्य रोग होता है इसका गन्ने का लाल सड़न रोग। उससे बचने के लिए हमें गन्ने में बीज को 22 टीन के 3% के घोल 0.3% का घोल, 3 ग्राम दवा, 2.5 से 3 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल बना लेते हैं। गन्ने के कटे हुए टुकड़े को उसमें डुबा देते हैं, उसके बाद उसकी बुआई करते हैं। किसान भाइयों, बुआई के समय उर्वरकों के प्रयोग की बात करें तो यूरिया 60 किलोग्राम, DAP 150 किलोग्राम, MOP 50 किलोग्राम और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। जहां तक बुआई की बात है तो अब अप्रैल का महीना चल रहा है और इस समय बुआई में दूरी का विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि इस समय
गन्ने का जमाव देर से तो होता ही है, साथ ही जमाव का प्रतिशत भी कम रहता है। इसलिए इस समय लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। यहाँ हम आपको एक और तकनीक के बारे में बताना चाहेंगे, जिसे पिछले कुछ वर्षों में बहुत से किसानों ने अपनाया है और सफल भी हुए हैं। वो तकनीक है श्री, जिसमें गन्ने की एक आंख के टुकड़े को काटकर फरवरी या मार्च माह में पॉलिथीन या प्रो ट्रे में लगाया जाता है, जो कि 35 से 40 दिन में रोपने योग्य तैयार हो जाती है और फिर अप्रैल माह में रुपाई कर दी जाती है। ऐसा करने से गन्ने की बुआई में हुई देरी की भरपाई हो जाती है और उपज में कोई कमी भी नहीं आती। यदि आपने भी पौधे तैयार कर ली है तो खेत में पानी लगाकर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रुपाई करें। बुआई करने के बाद हम लोग प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम रीजेंट फिप्रोनिल 0.4% की एक दवा आती है, उसको गन्ने के गांसे के ऊपर दानेदार दवा होती है डाल देते हैं। उससे गन्ने में जो रूट बोरर होता है उसकी समस्या कम हो जाती है। किसान भाइयों, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, गन्ना किसानों का चीनी मिल पर नहीं जाता है, चीनी मिल घाटे में चली जाती है। उसके लिए हमें गन्ने की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अच्छे से करना चाहिए, गन्ने का प्रबंधन अच्छे से करना चाहिए। यदि हम गन्ना ठंडी के ऋतु में लगाते हैं तो समस्याएं कम रहती हैं, गर्मी के ऋतु में यदि हम गन्ना लगाते हैं तो समस्याएं ज़्यादा पैदा होती हैं। वो समस्याएं देखने को आपको मिलती हैं कि गर्मी के ऋतु में या बरसात के ऋतु में खरपतवार ज़्यादा होते हैं। खरपतवार जब ज़्यादा होते हैं तो खरपतवार सिर्फ फसल से ही कंपटीशन ना करके वो कीट रोगों का आश्रय भी होते हैं। कीट रोग भी गर्मी और बरसात के दिनों में ज़्यादा लगते हैं। उसका मुख्य कारण होता है कि हमारे खेत में खरपतवार ज़्यादा होते हैं। इसलिए जब हम सही गन्ने की बुआई खाई विधि से या ट्रेंच विधि से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर करेंगे तो गन्ने में लागत भी कम आएगी। गन्ने का जो इंटर कल्चर ऑपरेशन होता है, जैसे गन्ने में गुड़ाई, मजदूरों द्वारा अगर गन्ना हम 60 कट्ठा या 1 हेक्टेयर खेत की गुड़ाई करवाते हैं तो कम से कम 100-150 मजदूर की आवश्यकता पड़ती है, जहां पर हमारी लागत बढ़ जाती है। वहीं पर जब हम ट्रेंच मेथड से बुआई करते हैं तो गन्ने की 90 सेंटीमीटर की दूर पर जब हम बुआई किए हैं तो गन्ने के दोनों चक्के लगभग 120 सेंटीमीटर की दूरी पे होते हैं। 9 दूनी 18, 180 सेंटीमीटर हो जाता है। दोनों चक्के आराम से चल जाते हैं और गन्ने एडजस्टेबल कल्टीवेटर से ही जारी इंटर कल्चर ऑपरेशन हम गन्ने की 3 घंटे के अंदर 1 हेक्टेयर खेत की 4 घंटे के अंदर कर देते हैं। उससे हमारी बहुत लागत की बचत होती है, पानी की बचत होती है। उसके साथ साथ खेत में खरपतवार कम होते हैं। किसान भाइयों, अगर खरपतवार आ रहा है खेत में तो उसके लिए 2,4-D दवा है, ग्रामेक्सान दवा आती है, पैराकाट डाइकाट के नाम से भी ग्रामेक्सान दवा बाजार में उपलब्ध है। इसकी उचित मात्रा हम, जैसे 2,4-D है, इसकी 1.5 लीटर मात्रा 1 हेक्टेयर में लगभग 500 लीटर पानी में घोल बना करके दोनों नालियों के बीच में 90 सेंटीमीटर की दूरी पे जो नालियां बन रही हैं उसमें हम छिड़काव कर देते हैं तो खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। उसके साथ साथ किसान भाइयों, गर्मी के ऋतु में गन्ने की फसल जब चलती है तो रूट बोरर के लिए हमने बताया जो जड़ क्षेत्र में कीटे लगते हैं, अगर आप फिप्रोनिल डाल दिए हैं तो वो कीट कम लगते हैं। गन्ना जब हमारा 2 महीने का हो जाता है तो उसमें सूट बोरर लगता है, जो डेड हेड बीमारी के नाम से जाना जाता है। सूट बोरर करता क्या है, उसके मादा कीट कोमल पत्तियों के निचले भाग पर अंडे देती है। अंडे देने के बाद जो बच्चे अंडे से फूट के बाहर आते हैं वो कोमल भाग को खाते हैं, जो एकदम मुलायम भाग हृदय कहा जाता है गन्ने का, उसको जाकर के वो काट देते हैं और ऊपर की पत्ती सूख जाती है। किसान भाइयों, जब गर्मी के दिनों में आप खेत में घूम रहे हैं, कृपया खेत का प्रक्षेत्र भ्रमण करना जरूरी है। खेत में जब आप जा रहे हैं तो बीच में जो घासें मई, जून, जुलाई में सूखे हुए हैं उनको आप निकालिए, आसानी से बाहर आ जाते हैं। आप देखेंगे कि चावल के दाने के बराबर छोटे छोटे कीट टब जो स्टेम बोरर है या सूट बोरर है उसके घूम रहे हैं, उस पर उनको निकाल के हाथ से मसल दीजिए, वो मर जाएंगे, आगे उनकी संख्या घटेगी। उसके अलावा इनके फेरोमोन ट्रैप आते हैं, इनको लगा करके हम नियंत्रित कर सकते हैं। यदि उससे इनका नियंत्रण नहीं हो रहा है तो किसान भाइयों, इसके लिए सबसे अच्छी दवा है कोराजिन। इसको हम क्या करते हैं, 0.3 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करते हैं तो इसके जो नर पतंगे होते हैं, मादा पतंगे होते हैं या छोटे इसके जो कैटरपिलर होते हैं वो मर जाते हैं। इससे इनकी संख्या कम होती है, गन्ने की पैदावार अच्छी होती है। उसके साथ साथ किसान भाइयों, ये देखा गया है कि यदि हम सिंचाई बराबर नहीं करते हैं तो हमारे खेत में गन्ने का ग्रास हापर कहते हैं, जिसको गन्ने का लीफ हापर कहते हैं, पायरिल्ला कहते हैं जिसको हम, उसकी संख्या बढ़ जाती है, जो विगत वर्ष काफ़ी
हानिकारक हुआ था कुशीनगर जनपद में, देवरिया जनपद में। इनके नियंत्रण के लिए अगर हम खेत में गन्ने के पानी दे देते हैं तो नमी जब बढ़ जाती है तो इनके नियंत्रण के लिए एक परजीवी कीट होता है जिसको इपिरिकैनिया कहते हैं। वो कीट इसका परजीवी होता है, जहां पर ये कीट होते हैं इसकी संख्या बढ़ती जाती है और उसका नियंत्रण करते हैं। उसके अंडों को खाते हैं। इनको बढ़ाना चाहिए हमें अपने खेत में। इनके ट्राइकोकार्ड आते हैं उसको लगाना चाहिए। इसके अलावा जो स्टेम बोरर है, सूड बोरर है, टॉप बोरर है, सबके ट्राइकोकार्ड उपलब्ध हैं। इनको लगा करके हम इनका नियंत्रण कर सकते हैं। उसके साथ साथ यदि हम दवा के द्वारा इनका नियंत्रण करना चाहते हैं तो दवा में क्लोरपायरिफास और नुआन, क्लोरपायरिफास 200 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी और नुआन 1 से 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी, दोनों दवा को एक साथ मिला करके अगर हम प्रति हेक्टेयर छिड़काव करवाते हैं तो इन कीट से निजात मिल जाती है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं यहां पर एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। हमारे राज्य से अधिकतर किसान रबी फसलों की कटाई के कार्य में जुटे हुए हैं और जो किसान इन फसलों का बीज तैयार करना चाहते हैं उनको अच्छी किस्म का गुणवत्ता युक्त बीज प्राप्त करने के लिए रबी फसलों की कटाई, थ्रेशिंग एवं भंडारण करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। तो आपको फसलों की कटाई, थ्रेशिंग एवं भंडारण करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ML मीणा। बीज का श्रेणीकरण है, बीज से श्रेणीकरण करके बाजार में उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ किस प्रकार मिल सके। तो सबसे पहले किसान भाइयों को मैं ये सलाह देता हूँ कि जो भी हमारी फसल है, जैसे ही कटने को है रबी में, तो हर फसल की अलग अलग टाइम होता है कटने का। जैसे राड़े के लिए 125 दिन का होता है और गेहूं में 120 से 130 दिन में फसल पक के तैयार हो जाती है। इसी फसल का रंग भूरा या पीला पीला हो तो उसको काट लेना चाहिए। काटने के बाद फसल को किसान भाई क्या करते हैं, खेत में आधा लिटा देते हैं और तो सुखाते हैं। उस सुखाने का ये सही तरीका नहीं है, या ऊपर नीचे एक साथ उसको पूरा लोडिंग कर देते हैं, तो वो भी एक गलत तरीका। सुखाने का, फसल का कटने के बाद सही तरीका ये है कि फसल के छोटे छोटे इकट्ठे करके एक गट्ठड़ बना के सीधा सुखाना चाहिए, उल्टा या तिरछा नहीं, सीधा एक के साथ एक जॉइंट करके। और सुखाते समय भी तिरपाल या प्लास्टिक का मेणिया बिछाना चाहिए या पक्का फर्श होना चाहिए, क्योंकि उससे जैसे ही फसल सूखती है अपने तो दाने कुछ उसमें गिर जाते हैं जो अपने कच्चे फर्श में आते हैं। फिर आप उसको इकट्ठा करते हैं तो उसमें कुछ कंक्रीट या मिट्टी आ जाती है, जिससे आपको सही दाम नहीं मिलता। किसान भाइयों, अभी आपने फसलों की कटाई के बारे में जाना और अब जानते हैं कि थ्रेशिंग करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि बीज की गुणवत्ता शुद्ध बनी रहे। तो सबसे पहले ये देखें कि जो पहले जो थ्रेशर है उसमें किसी और किस्म के बीज न हो, या राड़े की भी और कोई किस्म के बीज हो, तो क्योंकि कई किस्मों के बीज मोटे होते हैं, कई के पतले होते हैं। तो सबसे पहले थ्रेशर की जालियों को अच्छी तरह साफ कर लें। साफ करने के बाद जैसे ही हम ये थ्रेशिंग के बाद, इसलिए 1 दिन या 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन धूप देनी चाहिए, क्योंकि गर्मियों का मौसम, तो धूप मिल जाएगी तो उससे आपको ये लगेगा कि मेरा माल अब सूखा है, उसमें हाथ देने से और या उसको तोड़ने से कट देने की आवाज़ आती है, तो उस आवाज़ से ये लगाना चाहिए किसान को भाई कि भाई मेरा दाना सुरक्षित है। थ्रेशिंग के बाद जो हमारे किसान भाई अनाज को सीधे बाजार में नहीं बेचकर उसको भंडारण गृह में सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो किस प्रकार से करें भंडारण जिससे अनाज में कीटों का प्रकोप ना हो सके। यदि आपको मार्केट में अभी भाव नहीं मिल रहा सही, तो उचित तरीका यही है कि अपने बोरों को साफ सुथरे होने चाहिए, या पहले उसमें किसी और तरह के बीज भरे हो तो नहीं, उसको पहले बोरे को उल्टा करके धूप में सुखा देना, जिससे उसमें अंदर कीड़े या अंडे हो इल्ली फिल्ली के, तो वो सारे नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद बोरियों में अच्छी तरह भर के और बोरे को सुई और सूतली से सिलकर अपने गोदाम में
इकट्ठा करते। इकट्ठा करने से पहले उसको जहाँ पे हमें लगाना है सबसे पहले वहाँ पे लकड़ी के फंटे बिछा देने चाहिए, फिर उसके पास बोरियों को लदान करना चाहिए एक ऊपर। और जहाँ भी हमने किया है वो गोदाम या हमारा कमरा, उसमें रोशनदान होना चाहिए, हवा का आवागमन होना चाहिए। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश में नींबू के बाग सभी क्षेत्रों में देखने को मिल जाते हैं और हमारे जिन किसान भाइयों ने नींबू के बाग लगा रखे हैं वे इन फल बागों से आगे चलकर अच्छी तरह फल तभी ले सकते हैं जब वह इन फल बागों में किए जाने वाले जरूरी कार्यों को सही तरीके से संपादित करेंगे। तो नींबू के बाग में कौन कौन से कार्यों को करना है, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं कि प्रगतिशील किसान दौरिक सिंह। मेरे बागान में अभी लगभग 350 पेड़ लगे हुए हैं। किसान भाइयों, नींबू के बाग में कई तरह के खरपतवार भी उगाते हैं जो कि नींबू के पौधों के साथ पोषक तत्व तथा पानी के लिए प्रतिस्पर्धा तो करते ही हैं, साथ ही साथ कीट और रोगों को भी बढ़ावा देते हैं। इसलिए आप नींबू के बाग में निराई गुड़ाई कर बाग को खरपतवारों से मुक्त रखें, जिससे आपको नींबू के फलों का अधिक उत्पादन मिल सके। इसके अलावा नींबू के बाग में सिंचाई प्रबंधन कैसा करना है, आइए जानते हैं। को लगाने के बाद इसको हम अपने निकाई गुड़ाई करते हैं और उसके बाद जो ही पानी देते हैं समय समय पर, ताकि हमारा फल फूल उसमें अच्छे ढंग से लगा रहे और फूल फलता रहे। नींबू के बाग से गुणवत्ता युक्त अधिक फल प्राप्त करने के लिए बाग में पोषक तत्व प्रबंधन करना भी जरूरी होता है। और आप कौन कौन से पोषक तत्वों का प्रयोग कब और किस तरह से करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। खाद में हम लोग ज़्यादातर इसमें नीम का खल्ली और सरसों का खल्ली, फॉस्फेट, पोटास और यूरिया हल्की मात्रा में इस्तेमाल जड़ के में करते हैं। बहुत हल्का मात्रा, पर पेड़ लगभग 200 से 300 ग्राम हम लोग देते हैं। ये पेड़ का विकास अच्छा बनता है, जिससे पेड़ हरा भरा रहता है। खाद देने के बाद हम लोग पेड़ से कम 2 फीट दूरी पर देते हैं, चारों साइड दे करके निकौनी गोरौनी करके, और उसके बाद पानी हम उसमें डालवाते हैं और पानी डालने के बाद उसको फिर 15 रोज के लिए फिर रेस्ट में उसको छोड़ देते हैं। किसान भाइयों, नींबू के बाग को कुछ कीट और रोगों द्वारा अधिक हानि पहुंचाई जाती है, लेकिन हमारे कुछ किसान भाई इनकी रोकथाम के उपायों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिससे उनके नींबू के पौधे बहुत कमजोर हो जाते हैं और उत्पादन में कमी आ जाती है। तो कैसे करें इन कीट और रोगों का नियंत्रण, आइए जानते हैं। किसान भाई जो नींबू उगा रहे हैं, नींबू के बगीचे हैं, अब नींबू के बगीचे में इस बार काफी देर से फूल आए हैं और फल लगना शुरू हो गए हैं। अभी देखने में आएंगे कि कुछ ऐसे कीट हैं जो पत्तियों का रस चूसेंगे, फलों का रस चूसेंगे, चूंकि फल छोटे हैं। फूल भी चल रहे हैं, फूलों का रस चूसेंगे, जिससे फल, फूल और पत्तियों का गिरना प्रारंभ हो जाएगा। इन कीटों की रोकथाम के लिए सबसे अच्छा यह है कि साइपरमेथ्रिन या हमारा क्लोरोपाइरिफास या इन दोनों का एक मिश्रण आता है, इन दवाओं का प्रयोग करें। 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। यह छिड़काव पुनः 15 दिन बाद करें, ताकि जो कीट रह गए हैं उनकी बढ़ने की संभावना खत्म हो जाती है और कीट नियंत्रण हो सकते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे रोग हैं नींबू में कि जिन रोगों के कारण विशेष रूप से कागजी नींबू जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा कैंकर नामक बीमारी से होता है। तो यह
बैक्टीरिया जनित बीमारी है। तो जो पत्ती पर देखेंगे किसान भाई दाग आ जाते, भूरे धब्बे आ जाते हैं, खुरदरे होते हैं। ऐसे ही धब्बे फलों पे आ जाते तो जिससे बाजार में उनकी कीमत अच्छी नहीं मिलती किसान भाइयों को। साथ ही साथ फलों की वृद्धि भी प्रभावित होती है और फल अच्छी तरह से वृद्धि नहीं कर पाते। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट आता है या स्ट्रेप्टोमाइसिन आता है, वैसे 100 ppm पर्याप्त है। इस प्रकार का सांद्रण तैयार करें और छिड़काव 2 से 3 छिड़काव अवश्य करें। यह छिड़काव का अंतराल 15 दिन कम से कम होना चाहिए ताकि कैंकर नामक बीमारी को रोका जा सके। तो किसान भाई इस प्रकार से अगर पोषक तत्व और कीट और बीमारी का नियंत्रण कर लें तो नींबू की भरपूर उत्पादन लिया जा सकता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है डेरापुर जिला कानपुर देहात से अमरीश चतुर्वेदी ने। इनके मक्का की फसल में तना छेदक कीट का प्रकोप हो रहा है और यह इसके नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो अमरीश जी, आपकी जानकारी हेतु देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मक्का का तना छेदक, धड़ छेदक या स्टेम बोरर ऑफ मेज के नाम से जानते हैं। वैज्ञानिक नाम उसका काइलोजोनेलस है। इस कीट के प्रकोप होने पर मक्का की फसल को काफी नुकसान होता है। तो ये कीट मक्का की फसल को किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं, आइए जानते हैं। यह कीट का पतंगा जो फीमेल मॉथ है वह पत्तियों पर अंडा देती है और अंडा से नन्हा सा शिशु पिल्लू निकलकर पत्तियों को खुरच कर खाते हुए टहलते हुए वह तना की तरफ बढ़ता है। लेकिन जब पौधा बड़ा हो जाता है तब उसमें यह छेद करके अंदर अंदर खाता है और कभी कभी सेंट्रल वॉल जिससे कि नई नई पत्तियां निकल करके आगे उसमें धनबाल और बाली निकलती है वह बनता है, वह सूख जाता है। उसको चीर के देखेंगे तो नन्हा सा पिल्लू आपको दिखाई पड़ेगा जो अंदरूनी टिश्यूज को खाते हुए मिलेगा। इससे क्या होता है कि एक तो जब पौधा सूखा नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ी सी भी हवा चलती है तो जहाँ छेद किया हुआ है या जहाँ खाया हुआ है वहीं से पौधा टूट करके गिर जाता है। मक्का की फसल को इस कीट से बचाव के लिए समेकित नियंत्रण उपायों को अपनाना चाहिए जिससे कि फसल में इन कीटों का प्रकोप न हो। इसके लिए फसल कटाई के बाद बचे अवशेषों को इकट्ठा करके जला देना चाहिए। इसके अलावा और कौन कौन से समेकित नियंत्रण उपाय हैं, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम गर्मी के दिन में खेत की गहरी जुताई करके छोड़ देंगे जिससे कि जमीन के अंदर छिपा हुआ प्यूपा जमीन की सतह पर आ जाता है और कीट भक्षी चिड़ियों से खा लिया जाता है। कीट रोधी किस्मों का चयन कर बीजों को उपचारित करके बुआई करना चाहिए। इसके बावजूद भी यदि मक्का की खड़ी फसल में इस कीट का प्रकोप होता है तो इनकी संख्या कम होने पर इन्हें हाथ से पकड़कर नष्ट कर दें। दूसरा है कि हम उसमें बुआई करने के बाद खेत में पौधा जब निकल जाए उसी समय फेरोमोन ट्रैप या लाइट ट्रैप दोनों में कोई एक या दोनों को हम लगा सकते हैं। हम 1 एकड़ में 8-10 फेरोमोन लगाएंगे और उसमें फेरोमोन जो है वह काइलोजोनेलस का होना चाहिए, मक्का के धड़ छेदक का होना चाहिए और एक एक लगा करके छोड़ देंगे। जितना भी मेल मौत है वह आकर्षित होकर के आएगा और अपनी जीवन लीला समाप्त कर देगा। अंत में हम कह रहे थे कि कीटनाशक दवाओं का प्रयोग, तो कीटनाशक दवाओं में एक दवा है जो हर्बल या जैविक है और दूसरा है जो कि रासायनिक है। तो हर्बल और जैविक में यदि आप नीम बेस्ड कोई भी इंसेक्टिसाइड जैसे निम्बीन है, निम्बिसिडीन है, उसका छिड़काव आप करेंगे 1 लीटर में 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके और उसमें कोई भी स्टिकर मिला करके तो पत्ती पर चिपक जाएगा और अंडा देने के बाद जो नन्हा सा पिल्लू
पत्ती को खुरच करके एंट्री से पहले खाता है, उसी समय वह अपना जीवन लीला समाप्त कर देगा। दूसरा है कि कीटनाशक दवा जो केमिकल है उसका छिड़काव आपको करना है। तो छोटा जब पौधा है उस समय आपको कार्बोफ्यूरान का भी 4-5 दाना 6 दाना एक पौधा में, या फिप्रोनिल का भी 5-6 दाना प्रति पौधा डाल करके आप छोड़ दें। वह उसमें जो ओस लगा रहता है या भीतर में रहता है उसमें घुल करके और वह पूरे पौधे में विष फैल जाएगा और कहीं भी कीड़ा खाते रहेगा तो वह अपना जीवन लीला समाप्त कर देगा। दूसरा, जब गाभा में डालने लायक पौधा नहीं रहता है, बड़ा हो जाता है, तब हमें इमिडाक्लोप्रिड उसका 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके और कोई भी स्टिकर मिला करके और उसका छिड़काव कर देंगे तो बहुत ही कारगर है। तो इस तरह से आप बताई गई विधियों को अपनाएंगे तो आप अपने पौधे को अच्छी तरह से बचा सकते हैं और उसमें बाली अधिक आएगी, दाना अधिक लगेगा। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हमें उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010484599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाई जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। आम के बाग में फल बनने की अवस्था पर कैसे करें हानिकारक कीटों का नियंत्रण, अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए गर्मी के मौसम में कैसे करें मुर्गियों की देखरेख। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।